नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेगासस के जरिए जासूसी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन इस दौरान अदालत को सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने बताया कि 29 फोन की जांच की गई और 5 फोन में मैलवेयर पाया गया है, लेकिन इसमें पेगासस स्पाईवेयर था। इसका कोई निर्णायक सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि जांच रिपोर्ट 3 भागों में पेश की गई है। इसमें तकनीकी समिति की 2 रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RV रविंद्रन समिति की 1 रिपोर्ट शामिल है। रिपोर्ट का सिर्फ एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। हम अपनी वेबसाइट पर सिफारिशों पर जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा सार्वजनिक करेंगे। समिति ने पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित नहीं करने के लिए कहा है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट के पहले 2 भागों की एक प्रति मांगी। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अदालत मांग की जांच करेगी। हम पूरी रिपोर्ट देखे बिना और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब एक वकील ने कहा कि वो अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, तो चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा, कल के बाद मैं भी अपनी राय व्यक्त करूंगा। पेगासस स्पाईवेयर पर सुनवाई के दौरान CJI NV रमन्ना ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिससे सरकार पर सवाल उठते हैं। CJI NV रमन्ना की बेंच ने कहा कि समिति ने कहा है कि भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया। बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सरकार ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया और सरकार ने वही रुख दिखाया जो उसने अदालत के समक्ष भी लिया, यानी उसने ये स्पष्ट तौर पर बताने से इनकार कर दिया कि पेगासस स्पाईवेयर खरीदा गया था या नहीं। बता दें, अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस RV रविंद्रन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED की शक्तियों को बरकरार रखने वाले अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया है। इसके साथ ही इसने केंद्र सरकार को उस मामले में नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने 27 जुलाई के PMLA के फैसले पर 2 पहलुओं पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की। ECIR की एक कॉपी नहीं देने को लेकर और दोष सिद्ध होने तक निर्दोष नहीं मानने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। इसमें जस्टिस खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच द्वारा जुलाई 2022 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही 3 न्यायाधीशों की इस पीठ ने अंतरिम सुरक्षा देने के अपने आदेश को भी 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समीक्षा के लिए रिकॉर्ड में साफ साफ गड़बड़ी होनी चाहिए और ये एकमात्र अधिनियम नहीं है, बल्कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को ED के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इसने PMLA के सभी कड़े प्रावधानों, जिसमें जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों की कुर्की करना, गिरफ्तार करना और जमानत आदि के प्रावधान हैं, इन्हें बरकरार रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले में 11 दोषियों को छोड़े जाने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने 2002 की उस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मारे गए लोगों में 3 साल की बच्ची भी थी, जिसे पटक कर मार डाला गया। इसके बाद जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या वो छोड़े जा सकते हैं। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि हम केवल इस बात पर चिंतित हैं कि क्या उनका छोड़ना कानून के मानकों में था। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कृत्य भयानक था, क्या ये कहना पर्याप्त है कि उनको छूट गलत है। उन्होंने कहा कि उम्र कैद को दोषियों को दिन ब दिन छूट दी जाती है, इसमें क्या अपवाद है। इस बीच CJI रमन्ना ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त मंगलवार को होगी। दरअसल सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात राज्य की ओर से याचिका के जवाब में सुधार करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि याचिका का जवाब तैयार है, लेकिन मैं खुश नहीं। क्या आप इस मामले को सोमवार को सुन सकते हैं। बेंच ने सुझाव दिया कि बात यह है कि शख्स सलाखों के पीछे है। आप इसे आज दोपहर 2 बजे तक दाखिल कर सकते हैं और उसकी कॉपी दे सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर मेहता ने अदालत से कहा कि इस मामले में कुछ खास नहीं है। इस पर बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ खास नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता कस्टडी में है। इस पर SG मेहता ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि कानून के अनुसार है। इसके बाद जस्टिस ललित ने कहा कि हम इसकी भी जांच कर रहे हैं कि क्या जेल की जरूरत है या नहीं। इसके बाद बेंच ने मामले को सोमवार की जगह मंगलवार के लिए लिस्ट कर दिया। वकील कपिल सिब्बल से बेंच ने कहा कि हम कठिनाई समझते हैं, लेकिन हम मंगलवार को पहले मामले के रूप में इसे सूचीबद्ध करेंगे।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदे जाने की कोशिशों के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर गुरुवार को पार्टी के सभी विधायकों की बैठक हुई। बैठक में 62 विधायकों में से 54 ने हिस्सा लिया। बाकी लापता विधायकों को लेकर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लापता लोगों ने फोन पर अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन देने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल होने वाले लोग महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट जाएंगे और भाजपा के ऑपरेशन लोटस की विफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। बता दें, शराब नीति पर बवाल के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश और विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। सदस्यता रद्द होने की स्थिति में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। बता दें, चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि उनके खिलाफ लगे आरोपों के मामले में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए जून 2021 में खुद को खनन लाइसेंस दिए जाने का आरोप है। इसके खिलाफ बीजेपी नेता रघुबर दास व बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से शिकायत की थी। जांच एजेंसी ईडी ने अवैध खनन के मामले में रांची से प्रेम प्रकाश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रकाश को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेहद करीबी माना जाता है। ईडी ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकदमा दर्ज किया है। ईडी की एक टीम ने बुधवार सुबह प्रेम प्रकाश के घर पर अवैध खनन के मामले में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 राइफल और 60 कारतूस मिले थे। प्रेम प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि उनकी प्रशासनिक गलियारों में जबरदस्त पकड़ है। ईडी ने बुधवार को झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली NCR में अवैध खनन के मामले में 16 जगहों पर छापेमारी की थी। बताया जाता है कि अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के रडार पर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात के ठोस संकेत दिए हैं कि वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। इसे गुपकार गठबंधन के साथ ही महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली PDP के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को हुई एक बैठक में गुपकार गठबंधन में उसके साथ किए गए बर्ताव की निंदा की और ये मांग की कि गठबंधन के सहयोगियों को बड़े सुधार करने चाहिए। जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बदली हुई परिस्थितियों में ये दल साथ आ गए थे और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी गुपकार गठबंधन का गठन किया था। इसमें PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPIM शामिल थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस इस गठबंधन से अलग हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान को आज इस्लामाबाद में आतंक निरोधी कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। जस्टिस राजा जवाद अब्बास हसन ने 1 सितंबर तक के लिए 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। बता दें, इमरान खान पर पिछले दिनों एक रैली के दौरान पुलिस अफसरों और न्यायपालिका की एक महिला जज को धमकाने का आरोप है। इसके बाद उनके खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।